नमस्कार। आधुनिक भारत के इस लेक्चर में आप पढ़ने जा रहे हैं नए राज्यों का उदय। लेक्चर को आगे बढ़ाएं उससे पहले यह समझने की बड़ी आवश्यकता है कि ये नए राज्यों का उदय का मतलब क्या है। यदि आप ठीक से समझें आधुनिक भारत को और मध्यकालीन भारत को, यदि आपने कभी पढ़ा हो और नहीं भी पढ़ा है तो परेशान नहीं होना है, एकदम तसल्ली से लेक्चर को देखिएगा। चाहे तो स्पीड घटा के बढ़ा के आराम से रुक करके देखिएगा। ये जो हम बात करने जा रहे हैं इमरजेंसी ऑफ न्यू स्टेट्स की, ये नए स्टेट कब बन रहे हैं, पहले इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जहां से भारत में इस्लाम का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, उस एस्टेब्लिशमेंट के बाद, दिल्ली सल्तनत के बाद आप जानते हैं कि मुगल आए और मुगलों में बाबर ने हमला करके इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के पहले युद्ध के माध्यम से मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। और एक एम्पायर जो बाबर ने एस्टेब्लिश किया, वो एम्पायर बढ़ती चली गई। कहां तक बढ़ी, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब, लगातार इन्होंने मुगलिया सल्तनत को बढ़ाया। और पूरी की पूरी जो मुगलिया सल्तनत थी वो एक व्यवस्था पर टिकी हुई थी जिसे आप कहते हैं मनसबदारी प्रणाली। मध्यकालीन भारत में आप पढ़ेंगे कि मनसबदारी प्रणाली के ऊपर ये पूरी की पूरी मुगलिया सल्तनत टिकी हुई है। अब खास बात यह है कि जो मनसबदार हैं उनके पास इतनी ताकत है कि जब कभी फ्यूचर में मुगलिया सल्तनत का बादशाह कमजोर होगा तो ये मनसबदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश शुरू कर देंगे। साथ में जो सूबे के दीवान हैं, सूबे का मतलब मुगलिया सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रांत थे, प्रोविंस थे, उनको सूबा कहा जाता था, और जो डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे, उनको सरकार कहा जाता था। तो जो सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसे सूबेदार कह सकते हैं। उसके पैरेलल एक और अधिकारी बैठा है जिसे दीवान आप कह रहे हैं। ये जो सूबेदार हैं, जब इन्हें लगेगा कि मुगल बादशाह बड़ा कमजोर हो गया है, तो उस कमजोर बादशाह के आदेश को ना मानते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट नवाब डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि यदि कोई बंगाल का सूबेदार है और उसने अपने आप को नवाब डिक्लेयर कर दिया, यदि कोई हैदराबाद का निजाम है, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, यदि कोई कर्नाटक का नवाब है, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, यदि कोई लाहौर का सूबेदार है, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, कोई अवध का है, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये जहां जहां स्वतंत्र घोषित किए हुए लोग हैं और जिस क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग नया राज्य कहेंगे। यानी कि जो मुगलिया सल्तनत टूट गई है, उस टूटने के बाद जो राज्य बन के आ रहे हैं, मुगलिया सल्तनत के टूटने के बाद के जो राज्य बन के आ रहे हैं, उन्हीं को 18वीं सदी में नया राज्य कहा जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह बात तो समझ में आ रही होगी कि नए राज्यों का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन वहीं से आपको यह भी समझना होगा कि जो नए राज्य निकल करके आ रहे हैं उसको किसने फाउंड किया और क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे। इस वाले लेक्चर में आप क्या क्या देखेंगे, अवध देखेंगे, बंगाल देखेंगे और हैदराबाद देखेंगे। सिख और मराठा आप लोग इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करेंगे हम लोग कि क्या कहानी कह रही है। कहानी को समझने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि मानचित्र पर आपकी पकड़ हो, मैप पर आपका कंट्रोल हो, और यदि मैप आपके समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझिएगा कि इतिहास को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले ये मैप आपके सामने, इस मैप को देख करके समझना ये है कि जो मैप आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक ये बाबर की टेरिटरी, ये बाबर की टेरिटरी। इसके बाद हुमायूं ने कुछ खास विकास तो नहीं किया, लेकिन हुमायूं के बाद अकबर ने अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है। अकबर का एक्सटेंशन यहां तक दिखाई देता है, और अकबर के बाद जो एक्सटेंशन आपको दिखाई देता है वो शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम तक आते आते मुगलिया सल्तनत आप देख सकते हैं यहां तक एक्सटेंड कर जाती है साउथ में, यानी कि यहां से लेकर के और इधर पूरा यहां तक आप देख सकते हैं ये मुगलिया सल्तनत थी। और ये सब कुछ सेंट्रलाइज पावर, एक केंद्रीय सत्ता से कंट्रोल होती थी, जिसका सर्वोच्च होता था बादशाह।
शक्तियां बादशाह में निहित होती थी और बादशाह ही सब कुछ होता था, मान के चलिए आप। नेक्स्ट टू गॉड होता था, मतलब ऊपर अल्लाह के बाद यदि कोई नीचे पृथ्वी पर था तो वो कौन था? बादशाह था। ऐसे में आपको समझना है कि इतनी मजबूत, इतनी बड़ी सल्तनत कैसे डिक्लाइन होकर के छोटे छोटे राज्यों में टूटती है, और उन्हीं राज्यों के बारे में आपको पढ़ना है। देखें यहां, जैसे कि एक राज्य आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये हैदराबाद की लोकेशन देखेंगे, ये हैदराबाद है। हैदराबाद के ठीक नीचे की लोकेशन ये कर्नाटक की लोकेशन आपको नजर आएगी। इधर ये आपको बंगाल दिखाई देगा, इधर ये आपको अवध दिखाई देगा, इधर आपको सिख दिखाई देगा, बीच में छोटा सा ये जाट रीजन आपको दिखाई देगा, और एक बहुत बड़ा कॉन्फेडरेसी आपको दिखाई देगी जिसे आप मराठा कह रहे हैं। तो इस प्रकार से इधर मैसूर दिखाई देगा, मैसूर के नीचे त्रावणकोर और तंजौर दिखाई देगा, केरला दिखाई देगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक पूरी बहुत बड़ी मुगलिया सल्तनत टूट करके छोटे छोटे राज्यों में इमर्ज हो रही है। ये कैसे इमर्ज हो रही है, इस टॉपिक से लगातार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। आप लोगों को बहुत ही तसल्ली से, ध्यान से पढ़ना है आपको और समझना है। मैंने लोकेशंस आपको दिखा दी, ये मैप इस पीडीएफ में लगा हुआ है, एक दो बार आप और देखेंगे जिससे कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएं। साथियों, जो राज्य निकल करके आए उनको हम लोग पढ़ने की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। वी हैव क्लासिफाइड द स्टेट इनटू 3 कैटेगरीज फॉर द ईज ऑफ स्टडी। क्या हमने कहा कि राज्यों को 3 भागों में बांट लीजिए। सबसे पहले सक्सेसर स्टेट्स होंगे, एक होगा जो उत्तराधिकार का राज्य होगा, दूसरा जो नए राज्य इमर्ज होंगे, एक कोई व्यक्ति आएगा जो नए राज्य को इमर्ज करेगा, एक नए राज्य का कॉन्सेप्ट लेकर के आएगा, अभी आपको बताते हैं, समझाते हैं कैसे। और एक होंगे जो इंडिपेंडेंट स्टेट होंगे, बिल्कुल स्वतंत्र राज्य होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर कौन कौन से राज्य थे जो इंडिपेंडेंट थे और कौन से राज्य न्यू स्टेट्स के रूप में आए? तो जरा देखिएगा, हमने आपके सामने एक लिस्ट रखी है। यहां पर लिखा हुआ है सक्सेसर स्टेट और यहां लिखा हुआ अवध। यहां पर सक्सेशन चलेगा, कोई एक व्यक्ति अवध को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा, अभी आप पढ़ेंगे, और फिर उसका बेटा ऐसे करके सक्सेशन चलेगा और वो नवाब बने रहेंगे अपने राज्य के। वहीं दूसरी तरफ मराठों की हम बात करें तो इस राज्य की स्थापना की जाएगी। स्थापना करने का मतलब जैसे आप पढ़ेंगे कि छत्रपति साहू जी आएंगे, छत्रपति शिवाजी आएंगे, तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे वो सबको यूनाइट करके, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे ज्योग्राफी के आधार पर, चाहे पॉलिटिकल डायमेंशन के आधार पर या रिलीजन के आधार पर, वो सबको यूनाइट करके बताएंगे कि आप एक टेरिटरी में रहने वाले लोग हो और आपके पास पावर होना चाहिए आपके कानून बनाने का, और आप बनोगे एक राज्य, मराठा साम्राज्य बनेगा। पहले राज्य बनेगा, फिर साम्राज्य बनने की इच्छा होगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से जाट के बारे में आप पढ़ेंगे कि जाटों को संगठित करके कैसे बदन सिंह, सूरजमल, ये जो नेता होंगे, जाट नेता होंगे, वो किस प्रकार से एक राज्य के रूप में लेकर के चलेंगे अपनी राजधानी बनाते हुए भरतपुर को। सिख में आप पढ़ेंगे कि गुरु गोविंद सिंह तक तो गुरु परंपरा चली आ रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब गुरु परंपरा समाप्त हो जा रही है और महाराजा रंजीत सिंह निकल के आएंगे, तो वो एक राज्य के रूप में डेवलप करेंगे पूरे पंजाब को, सिखों को मिला करके। ठीक इसी प्रकार से अफगान भी एक राज्य होगा। तो ये इमर्ज स्टेट होंगे, इन्हें हम न्यू स्टेट्स बोलेंगे। ये सक्सेसर स्टेट्स होंगे। और इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मतलब ये हो गया, बड़ी खास बात थी कि जो ना सक्सेशन से चल रहे थे और ना ही वो इमर्ज हुए थे, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। उन्हें आप नाम दे देते हैं कि वो राजपूत थे, मैसूर था, केरला था, इस टाइप के स्टेट से वो इंडिपेंडेंट स्टेट से। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। कहानी शुरू करते हैं हैदराबाद से। चूंकि साउथ इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो हैदराबाद की निजामत का बहुत बड़ा अहम रोल हुआ करता था। निजामत फंक्शन जो थी उसमें यह था कि साउथ इंडिया के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करने की जिम्मेदारी हैदराबाद के निजाम के पास होगी। अब हैदराबाद क्यों इतना पावरफुल था, उसके कारणों को भी हम समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि पहले हैदराबाद एक स्टेट के रूप में कैसे डेवलप हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर कि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और औरंगजेब के मरने के बाद
मुगलिया सल्तनत में कोई ताकतवर रूलर नहीं बचा जो इनको इंटीग्रेट करके अपने साथ रख सके। ऐसे में कमजोर शासकों के क्रम में ही एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा मोहम्मद शाह। इतिहासकार उसे कहेंगे रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पर आते आते ये बात एकदम प्रूफ हो चुकी थी कि बादशाह बड़ा ही कमजोर है, और जब कमजोर बादशाह होगा तो मैंने कहा आपसे कि निजाम हो, नवाब हो, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। शुरुआत कहां से होती है? हैदराबाद में आसफ जाही वंश, एक एक लाइन पर एक एक शब्द पर सवाल है। आसफ जाही वंश, कौन सा वंश? आसफ जाही वंश की स्थापना चिनकिलिच खान ने, यहां पर चिनकिलिच खान ने, जिसका नाम निजाम उल मुल्क भी था, इसने 1724 में की। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हैदराबाद की स्थापना किस वंश ने की, तो इसे आसफ जाह डायनेस्टी भी कहते थे। कई बार मैच कराने के लिए देता है। इसके बाद समझेंगे आप अगली लाइन कि जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, मैंने आपसे क्या कहा, एक कमजोर शासक मोहम्मद शाह, चिनकिलिच खान को इसने 6 सूबों की सूबेदारी दी थी। यहां पर सूत्र नहीं होगा, सूबा होगा। 6 सूबों की सूबेदारी 1722 में दे दी। और मुख्यालय कहां बना? औरंगाबाद। तो एक सवाल तो यह बन सकता है कि मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खान को जब 6 सूबों की जिम्मेदारी दी, तो दक्कन में उन 6 सूबों की कंबाइंड राजधानी कहां पर बनी? औरंगाबाद में। औरंगाबाद का बड़ा ही इंपॉर्टेंस रहा है मुगलिया सल्तनत में, आप पढ़ेंगे। और कब दी? 1722 में। लेकिन 2 ही साल बाद आपने देखा कि उसने 1724 में हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं बैटल ऑफ सकूर खेड़ा या सुकर खेड़ा के नाम से। चिनकिलिच खान वर्सेस मुबारिज खान। मुबारिज खान दक्कन का सूबेदार था और इसने युद्ध छेड़ दिया चिनकिलिच खान के अनुसार, चिनकिलिच खान के विरोध में, और चिनकिलिच खान के हाथों इसकी हार हुई, निजाम की जीत हुई, और इस प्रकार से सकूर खेड़ा के युद्ध में चिनकिलिच खान की जीत होती है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर ये युद्ध कहां पर हुआ था? तो लोकेशन देखिएगा, जो बिरार था, बिरार के लोकेशन में युद्ध हुआ था, बिरार जिसे हम लोग कह रहे हैं। इसके बाद देखेंगे आप, कहा जा रहा है कि चिनकिलिच खान की मृत्यु हो जा रही 1748 में। कब हो जा रही? 1748 में। 1748 में चिनकिलिच खान की मृत्यु हो जा रही है। और याद रखना है कि पूरा का पूरा डायनेस्टी जो है वो आसफ जाह के नाम से जाना जाएगा, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है, क्योंकि इसे ही आसफ जाह के नाम से भी जानते थे आप। तो आसफ जहां की मृत्यु के हैदराबाद में कोई ताकतवर शासक नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इसके बाद कोई हैदराबाद में ताकतवर शासक नहीं हुआ, क्या करने के लिए? जो अंग्रेजों से लड़ सके। यानी कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो पावरफुल विल चाहिए था, वो चिनकिलिच खान के बाद किसी और के पास दिखाई नहीं देता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चिनकिलिच खान के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद इसके बाद जो आए हुए शासक हैं उनसे समझते हैं। यदि आपने प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखा होगा तो कई बार वो मराठों की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं आपसे प्रीलिम्स के अंदर, बंगाल के नवाबों की क्रोनोलॉजी पूछते हैं, हो सकता है हैदराबाद के शासकों की क्रोनोलॉजी पूछ लें, तो आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले क्या? निजाम उल मुल्क, जिसे आपने चिनकिलिच खान कहा। मीर कमरुद्दीन खान भी इसी का नाम था, इसी का नाम चिनकिलिच खान भी था, इसी का नाम निजाम उल मुल्क था, इसी का नाम आसफ जहां भी था, लेकिन आसफ जहां फर्स्ट था। चूंकि डायनेस्टी थी, तो डायनेस्टी में तो आप जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आते रहते हैं, तो वो आपको याद रखना। वो इसके बाद जो रूल शुरू होता है, मैं इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करूंगा, इसके बाद जो रूल शुरू होता है वो होता है आसफ जहां सेकंड का, जिसे आप कहते हैं निजाम अली खान। यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि 1762 से 1803 तक ये रहता है, और इसी में आप देखेंगे कि जब लॉर्ड वेलेजली 1798 में सहायक संधि बना करके लाएगा, तो 1798 की बनी हुई सहायक संधि में सबसे पहले हैदराबाद ही साइन करके आएगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 1798 में जब हैदराबाद सहायक संधि में शामिल हो रहा है तो वहां का रूलर कौन था? आंसर होगा निजाम अली खान या आसफ जाह सेकंड। आगे बढ़ते हैं, आगे जो बातें लिखी गई हैं वो ये दो नाम आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। निजामुल मुल्क के दो बेटे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग तथा इसका पोता सलावत जंग, ये तीन नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये इस बीच में रूल कर रहे हैं, कब से? जो हमने आपसे कहा, इधर देखिए आप ध्यान से,
यहां पर 1748 में इसकी डेथ हो जाती है आसफ जहां फर्स्ट की, और सेकेंड का रूल शुरू हो रहा है 1762 से। तो इस बीच में जो रूल हो रहा है देखिए जरा, नासिर जंग 1748 से 1750 तक, मुजफ्फर जंग 1750 से 51 तक, और सलाबत जंग 51 से 62 तक। तो कोई आपसे पूछ दे तो नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलाबत जंग के बाद आसफ जाह सेकेंड का ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आसफ जाह थर्ड की। याद करिए आसफ जाह सेकेंड कहां तक, 1803 तक, और 1803 से आगे 1829 तक दिखाई दे रहा है सिकंदर जहां या फिर आसफ जाह थर्ड। इसके बाद नसीरुद्दौला आसफ जाह सेकेंड, माफ करिएगा आसफ जाह फोर्थ 1857 तक। अब समझना क्या है, क्रोनोलॉजी के अंदर आपको इनके नाम तो याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि ये तो परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। साथ में कनेक्टिंग याद रखना है कि यदि इसके बीच की कोई घटना है और वो लिंक कर रही कहीं हैदराबाद से, तो आपको याद रखना है कि वहां का रूलर कौन है। और साथियों खास बात यह है कि प्रश्न किस प्रकार से आपके परीक्षा में आपके सामने आ जाएंगे ये आप नहीं जानते हैं। इसीलिए किसी भी टॉपिक को इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, डिफिकल्ट है कि इजी है, या आप तय ना करें, आप उसे पढ़ें, बार बार पढ़ें, इतनी बार पढ़ें कि मेमोरी में आपके फिट हो जाए। इसके साथ ही साथ एक खास बात और है कि आधुनिक भारत को समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स को समझें, डिक्लाइन ऑफ मुगल एरा को समझें, तब जाकर के अंग्रेजों के डोमिनेंस को आप समझेंगे, और फिर वहां से जब अंग्रेजों के डोमिनेंस को समझेंगे, इंग्लैंड का मॉडल समझेंगे, तब जाकर के आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वरूप को समझेंगे। तो समझने पर फोकस करना है, इस फैक्ट को देख के परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, अफजल उद्दौला, इसे आसफ जहां फिफ्थ कहा गया है 1857 से लेकर के 1869 तक। इसके बाद मीर महबूब अली आसफ जहां सिक्स, जिसे कहा जा रहा है 1869 से लेकर के 1911 तक। हमने कहा था ना, ये आप जानते हैं ये स्टेट चूंकि सहायक संधि को स्वीकार कर लिए हैं, तो यहां पर निजाम बना ही रहेगा आजादी तक, उसमें कोई असुविधा नहीं होने वाली है। उस्मान अली खान आसफ जाह सेवेंथ, और कब से कब तक, 1911 से लेकर के 1948 तक। यानी कि भारत आजाद हो गया, उसके बावजूद भी आपको हैदराबाद में निजामत दिखाई दे रही है। अब जो जिम्मेदारी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर थी कि किस प्रकार से आप हैदराबाद को भारत में मिला करके एक इंटीग्रेटेड इंडिया का निर्माण करें। इसीलिए तो आप उन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया। निजाम झुकने को तैयार नहीं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी कीमत पर भारत में हैदराबाद को मिलाने के लिए तैयार थे। ऐसे में अंततः विवश होकर के हमें क्या करना पड़ा, मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 17 सितंबर 1948 का दिन मिलिट्री ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो हैदराबाद के बारे में हमने आपको बताया कि किसने फाउंड किया और किस प्रकार से क्रोनोलॉजी चली है। उस क्रोनोलॉजी के बीच में जो कनेक्टिंग मीडियम्स होंगे कि एंग्लो मैसूर के टाइम पर कौन हैदराबाद का निजाम है, कर्नाटक में फर्स्ट सेकंड थर्ड युद्ध जो हो रहे हैं उस समय हैदराबाद का निजाम कौन है, मराठों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें कौन निजाम है। उसका खास वजह यह है कि चूंकि हैदराबाद जो होगा वो नेगेटिव अलायंस में भी जाएगा, मैसूर के खिलाफ जाएगा, बैटल ऑफ खरदा में मराठों से युद्ध होगा, कर्नाटक के सक्सेशन को लेकर के इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हैदराबाद का रोल होगा। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी कि रूलिंग कौन कर रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि उस समय क्या हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अवध की। अच्छा, एक खास बात और है कि जो इन शहरों में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ है या रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ है, उस आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट और रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में हम आपसे अलग से बात करेंगे। जो आपके आर्ट एंड कल्चर होते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको कई बार इंसिडेंट के बारे में, मेडिवल के बारे में बताया है, उसी प्रकार से मॉडर्न टाइम पर भी जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है या उनका इंपॉर्टेंस है उस पर हम बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से नए स्टेट बन के सामने आए और वो एक समस्या का कारण बनेंगे आगे चल करके
फिर उन्हीं को डिक्लाइन करके, उन्हीं को दबा करके, उनके साथ ट्रीटी करके, उनके साथ युद्ध करके अंग्रेज अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे और वो एक ब्रिटिश एरा की शुरुआत होगी। ठीक है, आइए देखिए बात करते हैं अवध की। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि अवध पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक विस्तृत है। अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा कि अवध एक्सटेंड्स फ्रॉम कन्नौज इन द वेस्ट टू कर्मनाशा रिवर इन द ईस्ट। एंड अवध को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में शहादत अली खान का ही नाम क्या था, बुरहान उल मुल्क ने 1722 में घोषित किया था। ध्यान दीजिएगा, अवध इंडिपेंडेंट हो रहा 1722 में और हैदराबाद हो रहा 1724 में। इसका मतलब है कि मोहम्मद शाह के टाइम पर ही अवध भी इंडिपेंडेंट हो रहा है, मोहम्मद शाह के टाइम पर ही हैदराबाद भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। मतलब बादशाह कमजोर है, और बादशाह इतना कमजोर है कि इतिहासकारों ने उसका नाम ही दे दिया रंगीला। रंगीला क्यों? तो आप जानते हैं जो महलों की रंगीनियां हैं, शराब और शबाब की दुनिया जो महलों में सजती थी, जब उसमें बादशाह बहुत ज्यादा डूब जाएगा तो ऐसे बादशाह को इतिहासकार रंगीला ही कहेंगे। तो मोहम्मद शाह के टाइम पर अवध अलग हो रहा है और मोहम्मद शाह के टाइम पर हैदराबाद अलग हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतिहास में मानचित्र का, मैप की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इफ यू हैव नॉट कैपेसिटी टू लोकेट द लोकेशंस ऑन द मैप, if you don't know about the historical map of India, if you cannot trigger and find out the important and strategic location of the historical places, it means कि आपने सिर्फ इतिहास को रटने की कोशिश की है, समझने की कोशिश नहीं की है। इतिहास को समझना है, समझना दो कारणों से। पहला ये कि यदि कहीं आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखने की आवश्यकता है तो बिना समझे आप लिख नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि कहीं प्रीलिम्स के सवालों में कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट डाले जा रहे हैं, लोकेशन देकर के उनका ऑर्डर अरेंज कराने की बात आ रही है, सो देयर विल बी अ ट्रबल ऑन द फ्रंट ऑफ यू। कैसे मैनेज करोगे आप उसको? नहीं कर सकते, इसलिए लोकेशन समझिएगा। ये अवध है, यहां पर आपको ये लखनऊ दिखाई दे रहा है जहां मैं मार्कर ड्रॉ कर रहा हूं, ये लखनऊ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर है ये कन्नौज, इधर है ये बरेली, यानी कि आप देख सकते हैं बरेली कन्नौज की जो सीमाएं हैं वो इधर अवध की सीमा बना रही हैं वेस्ट में। और वहीं हम इधर बात करते हैं ईस्ट में, तो आपने देखा कि कर्मनाशा रिवर, देखिए यहां पर है जौनपुर। जब आप जौनपुर से इधर बढ़ेंगे तो वाराणसी से आगे बढ़ेंगे कर्मनाशा नदी है, और कर्मनाशा नदी आज भी यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। समझ पा रहे हैं? तो यानी कि ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा अवध है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बनारस के राजा की जो सीमाएं थी वो अवध से इधर शेयर होती थी। इसीलिए आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि जब बक्सर का युद्ध होगा तो उसमें अवध के नवाब भी अपनी आर्मी भेज रहे हैं, क्योंकि यदि बंगाल के बाद कोई सबसे बड़ा खतरा था तो अवध पे था। और इधर जौनपुर सीमा बन रही है, इधर कन्नौज और बरेली, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये अवध का लोकेशन था, बहुत ही फर्टाइल लोकेशन आप देख सकते हैं। गंगा गोमती का दोआब, गंगा गोमती के दोआब में गोमती घाघरा का दोआब। तो घाघरा, गोमती, गंगा जैसी नदियां जो अपने साथ एलुवियम सॉइल लेकर के आ रही हैं, ये नदियां इतनी फर्टाइल मिट्टी का निर्माण करेंगी कि इस मिट्टी में जो चाहिए वो उगा लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में समझना है कि कैसे शुरुआत होती है। तो हमने आपको बताया कि शहादत अली खान ने फाउंड किया। मोहम्मद मुकीम सफदरजंग, जिनका नाम अबुल मंसूर खान भी था, 1739 से लेकर के 54 तक अवध की नवाबी संभालते हैं। और कहा जा रहा है कि इन्होंने ही अपना सैनिक मुख्यालय फैजाबाद में बनाया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवध के किस नवाब ने अपना सैनिक मुख्यालय फैजाबाद में बनाया था? तो आंसर होगा मोहम्मद मुकीम सफदरजंग, 1739 से 54 तक। 1792 से कुछ समय के लिए पटना पर भी अधिकार इन्होंने कर लिया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नाम आता है शुजा-उद-दौला का। शुजा-उद-दौला का टाइम पीरियड देखिए, अक्टूबर 1754 से लेकर के 1775 तक। यही वो पल है, यही वो नवाब है जिसके समय आप देखेंगे कि 22 अक्टूबर 1764 को
बक्सर का युद्ध हो रहा है। और इस बक्सर के युद्ध की कहानी यह बताती है कि बक्सर के युद्ध में ज्वाइंट आर्मी थी किसकी? जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, जिसे अंग्रेजों ने नवाब के पद से हटा करके मीर जाफर को नवाब बना दिया था। याद रखिएगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, तो उस बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था, लेकिन मीर कासिम को हटाया गया था। खास बात यह थी कि पद से हटने के बाद मीर कासिम ने जो योजना बनाई कि बंगाल की आर्मी अकेले लड़ करके अंग्रेजों से फाइट करके जीत नहीं पाएगी, ऐसे में उसे जरूरत थी किसकी? अवध के नवाब शुजाउद्दौला की आर्मी की। दिल्ली बादशाह जो बैठा हुआ है शाह आलम सेकंड, उसकी आर्मी की। तो इस प्रकार से शाह आलम सेकंड की आर्मी, शुजाउद्दौला की आर्मी और मीर कासिम की सेना, तीनों का ज्वाइंट कोलैबोरेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 22 अक्टूबर 1764 को लड़ता है बक्सर में, जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव उस समय इंग्लैंड में था। युद्ध जीतने के बाद आता है रॉबर्ट क्लाइव और इलाहाबाद की ट्रीटी साइन करता है, लेकिन खास बात यह है कि यह ज्वाइंट आर्मी हार जाती है। और जब ज्वाइंट आर्मी हार जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि अवध के नवाब की जो ताकत है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने प्रूफ हो चुकी है कि आप कुछ भी नहीं हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा युद्ध तो आप हार चुके हो और हमारा जो नुकसान हुआ उसके बदले में आपको हमें 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे युद्ध के हार जाने के रूप में। और ये आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि कितने लाख रुपए अवध के नवाब के ऊपर हार जाना लगा था बैटल ऑफ बक्सर के बाद? आंसर होगा 50 लाख रुपए का। यानी कि शुजाउद्दौला के टाइम पर बैटल ऑफ बक्सर होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके आगे हम यदि बढ़े तो एक पॉइंट आप और समझिएगा कि चूंकि 1750 के आसपास की जो स्थिति है वो स्थिति ये कह रही है कि भारत में कौन राज करेगा, ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था। समझिएगा 1750 में कोई मुगलिया सल्तनत में लाल किले में बैठा हुआ ताकतवर बादशाह नहीं जो हिंदुस्तान पर रूल करे। उधर दक्षिण में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में फाइट कर रहे हैं। अंग्रेज तुलनात्मक दृष्टि से भारी पड़ रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ जो मराठे हैं उसमें जो पेशवा का पद है वो इतना मजबूत हो चुका है कि मराठे दिल्ली को जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, दिल्ली से आगे बढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं पंजाब की तरफ। ऐसे में वक्त आ जाता है 1761 का, 1761 का। 1761 में मराठा फोर्सेस को लगता है कि हम सब कुछ जीत करके पंजाब तक अपना झंडा लहराएंगे। ऐसे में उन्हें 1761 में एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है या बहुत बड़ा रिटेलिएशन मिलता है, जिसे आप कहते हैं अहमद शाह अब्दाली का अटैक था वो 1761 में, जिसे हम इतिहास में पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की तरफ से लड़ने के लिए हां करने वाले लोगों की संख्या भी थी जो वहां पर बाद में धोखा दे दिए। ये मैं आपको पानीपत का युद्ध पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, लेकिन खास बात यह है कि जो इससे पहले करनाल का युद्ध हुआ था जिसमें नादिर शाह ने अटैक किया था मुगल बादशाह के ऊपर, मोहम्मद शाह के ऊपर, उसमें अवध के नवाब और हैदराबाद के निजाम ने अपनी ताकत आजमा करके प्रूफ कर दिया था कि मैं बहुत कमजोर हूं और उन्हें हर जाना भी देना पड़ा था। यही कारण था कि जब अहमद शाह का अटैक हुआ तो अवध के बादशाह ने पहले से ही कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ना कि मराठों का साथ दिया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मराठों की हार के पीछे कारण था ना कि इंडियन नेटिव रूलर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और मराठों का सपोर्ट शुजाउद्दौला क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो मराठों और मुगल बादशाहों में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया था वो एक बड़ा कारण था कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आफ्टर दैट आसफुद्दौला 1795 से लेकर के 1797 तक, और इसी समय कहा जा रहा है कि फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित की गई। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैजाबाद में कब स्टैब्लिश करेगी राजधानी और फैजाबाद से लखनऊ कब ट्रांसफर करा गया वो देखिएगा। और कहा जा रहा है कि लखनऊ में बहुत सी इमारतें बनवाएंगी, जैसे इमामबाड़ा, टीले वाली मस्जिद। ये सब आपकी परीक्षाओं में आता है। मैंने आपसे पहले बताया कि हम लोग आर्किटेक्चर वाले पार्ट में डिस्कस
करेंगे इसको। इसके बाद सआदत खान। सआदत खान के बारे में देखिए, 1801 में वेलेस्ली की सहायक संधि को अवध ने स्वीकार कर लिया। ये हमने पहले आपको बताया कि अवध सहायक संधि में चला जाएगा और 1801 में वेलेस्ली जो होगा इसकी सहायक संधि को स्वीकार करके सआदत खान मर्जर कर देगा अवध का प्रॉपर। और इसके बाद गाजी उद्दीन हैदर शाह 1814 से 1827। इसमें याद रखिएगा कि बादशाह ए अवध, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आपसे सीधा परीक्षा में आएगा कि बादशाह ए अवध की उपाधि किस नवाब ने धारण करी थी, तो आंसर होगा गाजी उद्दीन हैदर शाह ने। ठीक है, नसीरुद्दीन हैदर शाह 1827 से 37, नसीरुद्दीन दौला मोहम्मद अली शाह 1837 से 1842, अमजद अली शाह 1842 से 1847 और इसके बाद नवाब वाजिद अली शाह, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, 1847 से 57 तक। और आपको मालूम होगा कि 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगा करके, बैड एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था। वाजिद अली शाह का क्या हुआ? पहली बात तो समझना है कि वाजिद अली शाह का बड़ा गहरा रिश्ता था गीतों से, संगीतों से, कलाकारों से, नर्तकियों से। समझ रहे, दरबार में नाच गाने का माहौल बड़ा फिट बना रहता था। दूसरी बात ये समझना है कि जब विद्रोह हुआ तो इन्हें फोर्ट विलियम जेल कलकत्ता उठा लिया गया और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। आगे आप देखेंगे वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। कहां पर? कलकत्ता में 1887 में, 87 में जेल में। तो आपको याद रखना है कि नवाब वाजिद अली शाह का जो डेथ होता है वो कलकत्ता में होता है 1887 में। इन्हें अख्त प्रिय कैसर के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिएगा। इनकी कृतियों के बारे में पूछा जाए तो दीवान ए अख्तर, खुशन ए अख्तर, जोगी, जूही, ये सब इत्यादि इनके महत्वपूर्ण राग हैं। और इनकी वाइफ का नाम बेगम हजरत महल था, जो नेपाल से ही आई थी और नेपाल ही चली गई, पता होगा आप लोगों को, आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, तो इट वॉज द हिस्ट्री ऑफ अवध, जिसमें हमने अवध को समझा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम लोग नवाबों को समझ रहे हैं और इनकी इंडिपेंडेंसी को समझ रहे हैं और उनके काल में हुए प्रमुख कार्यों को समझ रहे हैं। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हम बाद में समझेंगे जब आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। बंगाल, बंगाल को जरा समझिए। बंगाल एक सूबा हुआ करता था मुगलिया सल्तनत में। आपको हमने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाया कि किस प्रकार से बंगाल का स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। बंगाल को हर शासक जीत लेना चाहता था। मोहम्मद गोरी से ही आप देखेंगे तो शुरुआत होती है। बख्तियार खिलजी को भेज करके नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को तोड़वाते हुए वो बंगाल तक पहुंचता है। उसके बाद आप हुमायूं को देखेंगे, आप अकबर को देखेंगे, शेरशाह को देखेंगे, किसी को भी देखेंगे वो बंगाल जीतना चाहेगा, क्योंकि बंगाल का अपना महत्वपूर्ण महत्व था। औरंगजेब के टाइम में आप देखेंगे, औरंगजेब के टाइम आप देखेंगे तो 1700 में जब औरंगजेब अपनी ताकत की पराकाष्ठा पर था, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया गया। मुर्शिद कुली खान को याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया गया। तथा 1717 में जब औरंगजेब मर चुका है और फर्रुखशियर का टाइम पीरियड है, उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। सूबेदार ज्यादा पावरफुल पोस्ट थी दीवान की तुलना में। 1717 में बना हुआ मुर्शिद कुली खान अपने आप को इंडिपेंडेंट नवाब डिक्लेयर कर देता है और बंगाल की राजधानी ढाका से शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद को मकसूदाबाद भी कहा गया। तो मुर्शिदाबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल, आप जानते हैं, भाई मुर्शिद कुली खान ढाका से शिफ्ट करके ले आता है मुर्शिदाबाद, मकसूदाबाद भी कहते हैं इसको। इसका जो ओरिजिनल नेम है कई बार पूछ लेते हैं, सूर्य नारायण मिश्रा के नाम से, याद रखिएगा इसको। कहा जाता है कि मुर्शिद कुली खान को लैंड रेवेन्यू की अच्छी समझ थी और इसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जो आगे आप देखेंगे, है ना, चलेगी। मुगलों के समय से चली आ रही जागीरदारी व्यवस्था को माल जम्मानी व्यवस्था में बदल दिया और यहीं से बंगाल में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है। यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारी शुरू करेगा आगे, वो जमींदारी की जड़ें कहीं ना कहीं मुर्शिद कुली खान के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में है, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। इसके बाद कहा जा रहा है कि सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक। कहा जा रहा है कि इसी समय बिहार भी बंगाल के अधीन हो गया। ठीक है, बिहार किसके अधीन हो गया? बंगाल के अधीन हो गया। ठीक है। सरफराज, इसके समय में बिहार का नायब सूबेदार अली वर्दी खान विद्रोह कर दिया। क्वेश्चन पूछाता है कि बिहार का जो नायब सूबेदार था, जिसे आप कहते हैं अली वर्दी खान, इसने किसके समय विद्रोह किया था? सरफराज के समय में इसने
विद्रोह कर दिया था। इसके बाद हम बात करें तो सरफराज खान और मुर्शिदाबाद मतलब कैपिटल ऑफ बंगाल, इनके बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध को आप नाम दे देंगे गिरिया का युद्ध। डेट थी क्या? 26 अप्रैल 1740 और जगह क्या थी? मुर्शिदाबाद। बहुत कॉमन सेंस है कि यहां पर जीत जो होगी वो कैपिटल की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की हम बात करेंगे 1740 से 1756 तक। अब कहानी स्विच कर रही है कहां पर? कहानी स्विच कर रही है बैटल ऑफ प्लासी की तरफ। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होगा वो आप भली भांति जानते हैं, मैं अभी बताऊंगा अभी, लेकिन आप देखिएगा कि अलीवर्दी खान जो है मराठों से बहुत परेशान था। खास बात यह है कि मराठों ने चौथ वसूलना शुरू कर दिया था बंगाल से। चौथ मतलब 1/4 टैक्स चाहिए था बंगाल से मराठों के। नहीं, मराठा आप देखिए टाइम आ गया 1761 का, लगभग पावरफुल पोजीशन में है मराठे। उन्हें लग रहा है कि हिंदुस्तान को जीत लेंगे हम, लेकिन 1761 के पानीपत की तीसरे युद्ध में मिली हार ने तय कर दिया कि मराठा साम्राज्य भारत पर नहीं होगा। अंग्रेजों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की। इसके बाद बात आती है किसकी? सिराजुद्दौला की। तो सिराजुद्दौला बहुत कम समय रहा, लेकिन इसके दुश्मन आप देखेंगे तो शौकत बेगम, घसीटी बेगम, अंग्रेज ऑलरेडी दुश्मन थे क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव से ठन गया था। क्या ठना था वो मैं आपको समझाता हूं। शौकत जंग के साथ एक मनिहारी का युद्ध होता है जिसमें शौकत जंग की हार होती है। शौकत जंग की हार होती है, किसकी हार होती है? शौकत जंग की। शौकत की हार होती है, इसमें डिफीट हो जाती है। ठीक है, और इधर सिराजुद्दौला का एम्बिशन बढ़ रहा है। एम्बिशन मतलब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। और एक छोटी सी कहानी यहां पर वो समझना बहुत आवश्यक है। कलकत्ता को अंग्रेज दुर्ग में बदल रहे थे, यानी कलकत्ता जो था वो बंगाल के अंदर था, कोस्ट लाइन पर था। उसे बिना सिराजुद्दौला की परमिशन से अंग्रेज दुर्ग में बदल रहे थे। इस बात से नाराज होकर के सिराजुद्दौला ने लगभग 150 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसे जून का महीना था, 20 जून 1756। घुटन के कारण इसमें से लगभग 120 लोगों की मौत हो गई। इस बात से रॉबर्ट क्लाइव बहुत नाराज हुआ और उसने षड्यंत्र किया कि हमें सिराजुद्दौला की हत्या करानी है। कैसे? पहले तो अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को, और कहा गया कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव को फ्रांसीसियों के कब्जे वाले चंद्रनगर को अपने अपने अधिकार में ले लिया जाएगा। लेकिन बंगाल के नवाब ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन कहा इस स्टेटमेंट को, और यही स्टेटमेंट कारण बना प्लासी के युद्ध का। बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक गैप क्रिएट हुआ आप कह सकते हैं, या जानबूझ करके, चूंकि अंग्रेजों की हत्या हुई थी, बंद कमरे में मरे थे वो, इसका बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने तय किया कि हम मीर जाफर की मदद से एक युद्ध लड़ेंगे जिसे नाम दिया जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, और वो होगा 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को मीर जाफर को कहा गया कि आप नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करो। चूंकि मीर जाफर कमांडर भी था सिराजुद्दौला का और दामाद भी था, इसी के हाथ में सिराजुद्दौला की पूरी सेना का कमान था। भागीरथी के पूर्वी किनारे पर स्थित प्लासी नामक गांव में जो युद्ध शुरू हुआ मात्र 2.5 घंटे में समाप्त हो गया। पूरी सेटिंग थी। सिराजुद्दौला से मीर जाफर ने कहा कि मेरे होते हुए आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप वापस जाओ। वापस जा रहा था और मीर जाफर का बेटा मीर मीरन ने ही सिराजुद्दौला की हत्या करा दी। इस प्रकार से 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, और इस प्रकार से किंग मेकर बन गए अंग्रेज। 1757 में बंगाल में किंग मेकर बन गए, और जो किंग मेकर बनेगा वो अपनी वाली करेगा। 1757 से 60 तक उन्होंने अपनी वाली किया। जब मीर जाफर के पास खजाना खाली हो गया तो उन्होंने मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम गद्दी पर बैठा, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, क्योंकि वो राजधानी को पॉलिटिक्स से बचाना चाहता था। आप जानते हैं कि यदि कैपिटल ही पॉलिटिकल हो जाएगी, यदि कैपिटल जो आपकी राजधानी है यदि वो कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाएगी, तो कभी भी आप उसको चला नहीं सकते हैं। ये बहुत अहम बात आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
एनी हाउ आपको अपनी कैपिटल को सिक्योर करना है, ताकि जहां से आप शासन चला रहे हैं उस पर कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, कोई षड्यंत्र ना हो। इसके लिए जरूरी है कि आप समझें कि आपको अपनी कैपिटल को सिक्योर करना है। तो जो यंग एक युवा मीर कासिम है, जिसे लग रहा है कि अंग्रेजों से हम अकेले नहीं जीत सकते हैं, वो क्या कर रहा है, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां शिफ्ट कर रहा है, मुंगेर शिफ्ट कर रहा है। लेकिन 1763 आते आते जब मीर कासिम ने विरोध करना शुरू किया, तो मीर कासिम को हटा करके दोबारा से किसको बना दिया गया, मीर जाफर को बना दिया गया। और इसी बीच में हमने पीछे आपको बताया कि बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध में ज्वाइंट आर्मी की हार होती है, और हार के बाद रॉबर्ट क्लाइव से कहा जाता है कि आप आइए और ट्रीटी कंक्लूड करिए। 2 डेट में बैठ करके शाह आलम द्वितीय के साथ और शुजा-उद-दौला के साथ अलग अलग रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी करता है, जिसे आप इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और इसी संधि के माध्यम से 1765 में अंग्रेजों को दीवानी राइट मिलता है। दीवानी राइट का मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिल जाएगा, किसको, अंग्रेजों को। और यहीं से डुअल गवर्नमेंट की स्थापना होगी। जब बंगाल में डुअल गवर्नमेंट की स्थापना होगी, यानी कि एक गवर्नमेंट नवाब का चलेगा और एक गवर्नमेंट अंग्रेजों का चलेगा, अब यहां से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है, एक प्रांत के रूप में बंगाल में। और आगे आप देखेंगे अभी क्रमिक रूप से कि बंगाल से मिला हुआ जो धन एवं संपदा है, प्लासी के युद्ध में जो मिली जीत है, जो पैसा है, रुपया है, खजाना है, बक्सर के युद्ध में मिला हुआ जो टैक्स कलेक्शन का पावर है, इससे अंग्रेज इतने मजबूत होते चले जाएंगे कि आगे आप देखेंगे वो मैसूर हुआ, उधर मराठा हुआ, उधर जो बाहर हुआ अफगान, और उधर आगे चल करके नेपाल, और उधर आप देखेंगे बर्मा, इधर जो युद्ध लड़ेंगे इसमें भी इनकी ताकतवर भूमिका आपके सामने निकल करके आएगी। क्योंकि मिलिट्री को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए होता है, और धन इनके पास यहां से निकल करके आता है। ठीक है, लास्ट नवाब के रूप में आप समझ सकते हैं 1765 से 1766 के रूप में नजमुद्दौला। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं साथियों कि आपको अवध, हैदराबाद और बंगाल को समझने में थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई होगी। मैप हमने शुरू में समझा दिया है। इन्हीं प्रांतों में धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवध 1801 में चला आएगा अंडर सब्सिडियरी अलायंस, और 1856 में बैड एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके अवध में ब्रिटिश रूल शुरू कर दिया जाएगा। 1857 के बाद जब आप पढ़ेंगे कि भारत एक कॉलोनी बनेगी अंग्रेजों की, तो ये सब उनके हाथ में पहले से ही लगभग आ चुका हो। तो 3 राज्यों का इमरजेंस आपने देखा, और 3 राज्यों का अब आप आगे देखिए। कौन से 3 राज्य, सिख, मराठा। सिख और मराठा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे लगातार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है आपसे, और इसी के साथ साथ हम आपको जाटों के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपने एक राज्य को डेवलप किया। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना होता है, इस क्लास लेक्चर के बाद आपको एक वीडियो लिंक मिलेगा एप्लीकेशन में, जिसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व कराया है, और उस पर लिखा होगा नवीन राज्यों का उदय। उसके थ्रू आप एमसीक्यू हिट करिए, जिससे आपको पता चले कि नवीन राज्यों को उदय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।